जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं ईरान में हुकूमत और अवाम के दरमियान हारी कशीदगी के बारे में। और 2 हफ्ते से हम देख रहे थे कि कशीदगी जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है वो बयान भी सामने आया है। ईरानी हुकूमत ये कह रही है कि मामला तय पा गए हैं, मुजाहिरीन और ईरानी जो हुकूमत है उससे बातचीत जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाला वक्त जो है वो ईरान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है। कई अफराद जो है वो उसमें हलाक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि ईरान में महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा था, जिसके बायस हमने देखा कि अपोजिशन भी मुतारिक हुई, यानी कि जो अपोजिशन लीडर है, जो इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात है ईरान की, वो भी मुतारिक हुई। इस पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि ईरान में 2 हफ्ते से मुजाहरे जारी हैं, और अब ईरानी हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन पर काबू पा लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है कि अगर मुजाहिरीन पे तशद्दुद किया गया, हमला किया गया, तो अमेरिका की जानिब से इसका जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इस पर बातचीत हो रही है, क्या कहेंगी? मुजाहिरे जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक वहाँ पे लेजिटिमेट प्रॉब्लम है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ और जिसकी तादाद बहुत कम थी, और उसके बाद दूसरे जो हैं रॉयटर्स हैं जो कि बाहर से फंडेड हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंतशार फैलाया है। 114 से ज़्यादा जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग शहीद कर दिए हैं, जी और 500 के करीब जो बाकी लोग जो हैं सिविलियन जो हैं उनको जो है वो मार दिया है। जी तो कैजुअल्टीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो इंतशार पसंद लोग हैं जो कि फंडेड हैं वेस्टर्न, जिनको अमेरिका और इजराइल दोनों मान भी रहे हैं कि हमने वहाँ पे प्लांट किए हुए हैं, उनकी पकड़ धकड़ जारी है, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन नेशनल और अफगान जो हैं वो फुट सोल्जर्स वहाँ पे निकले हैं। और खल्क मुजाहिदीन जो अल्बानिया के अंदर एक तंजीम बनाई गई थी, उसके कारकुन भी पकड़े हैं। आज की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि आज ईरानी जो हैं वो सड़कों पे निकल कर तेहरान में ख़ास तौर पे मुजाहरे कर रहे हैं हुकूमत के हक में, जी और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो हुकूमतों के साथ रिजेंटमेंट है या कोई गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह वो जायज़ होते हैं, वो हर मुल्क के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो एक रिजीम चेंज या रिजीम की डिकैपिटेशन और हमारे रिसोर्सेज की प्लंडर, और हमारे ऊपर हमें सीरिया, इराक या लीबिया बनाना जो है वो हम बिल्कुल जो भी तस्लीम दूसरी नहीं कर बड़ी रहे। जमातें हैं ईरान की जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, क्या वो भी मुतहारिक हैं, वो भी प्रोपेगेंडे में शामिल हैं ताकि इस तरह के मुजाहिरों को मजीद हवा दी जाए? जो प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल हैं, ये बात प्रोपेगेंडा से थोड़ी-सी आगे है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली जो है वो मस्जिदों से लेकर गलियों, बाज़ारों, लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगाई गई है पिछले 1 हफ्ते में, जिसमें कुर्द जो हैं वो कुर्दिस्तान से जो है वो एंटर हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो खल्क़ मुजाहिदीन एक जमात है जो कि वेस्टर्न ट्रेंड है, वो लोग वहाँ पे एंटर करवाए गए हैं। और अफ़गानी जो हैं ख़ास तौर पे वो एज़ अ फुट सोल्जर वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और इस्राएली इंटेल के लिए इंडियन इस्तेमाल हो रहे हैं। जो उनके अपने अंदर जो एथनिक डाइवर्सिटी है, जिसमें आज़ीरी ईरानी हैं, जिसमें खोज़िस्तानी हैं, जिसमें सिस्तान बलोची हैं, जी वो सब के सब जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और उनके जो बड़े नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। और एक इस्राएली जो है वो एनालिस्ट, उनको मैं पढ़ रही थी आज ही, उन्होंने लिखा हुआ था जी कि हमें मान लेना चाहिए कि रज़ा शाह उनका पहलवी भी के बेटे को मुजाहिरीन के हक में बयान सामने आया है इसराइली हुकूमत का। मुजाहिरीन के हक में नहीं, उनका देखिए ये इसकी रेसिपी एक ही है। ये आपको यूक्रेन के यूरो मैदान से लेकर सीरिया में 2011 में या इससे मल्टीपल टाइम आपको यही नज़र आता है कि एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट होता है, उसके अंदर आप लोग जो है वो प्लांट करते हैं, और फिर सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि लाशें गिरें, और जो जी ही लाशें गिरती हैं तो वेस्ट ने प्रोपेगेंडा करना होता है कि अब हमने इंसान बचाने के लिए वहाँ जाना है। लेकिन इसके साथ बैक डोर पे चाइना और ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं और कर दिए हैं, टैरिफ लगा दिया है वेस्टर्न कंट्री पे। पाकिस्तान और तुर्की ख़ास तौर पे जो स्टारलिंक एलन मस्क ने उनको फ़राहम किया हुआ था, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वालों को इंटरनेट फ्री एक्सेस दी हुई थी आपस में राब्ते के लिए ख़ास तौर पे, वो जो है उसको कर्ब कर लिया गया है, सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया है। तो ये वेस्ट के लिए भी एक आई ओपनर है कि एक जो तरकीब है अच्छा जब वो डॉक्टर बोसीदा शाजी, और ये बताइएगा कि बेकार अमेरिका के लिए इतना आसान होगा कि वो फौजी कार्रवाई कर सके ईरान में, इसे बेस बना के?
अमेरिका ने इस तरह से बहुत जगह पे फौजी कार्रवाई की है और उसके लिए इसमें आसान या मुश्किल की बात नहीं है। बात ये है कि उसकी अपनी पॉपुलेशन इसको बाय करती है या नहीं करती। तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो हैं और केमिकल वेपन और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स और औरतों के हकूक, इससे पहले उनकी आवाम जो है वो बाय करती रही है और उनके टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं वो बाकी दुनिया को बम्बार्ड करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। अब हालात बदल गए हैं और आम अमरीकी जो है और ख़ास तौर पे वेस्टर्न जो है, जी। वो इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहा कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर किसी और मुल्क के अंदर इंसानियत बचा रहे हो, जबकि आपके अपने मुल्क के अंदर जो है पूरे मुल्क में मुज़ाहरे हो रहे हैं और वहाँ पे आप इंसानियत नहीं बचा रहे हैं। अच्छा, तो ये इसराइल नैरेटिव बिक नहीं रहा इनडायरेक्टली, है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ईरान में मुदाखलत कर रहा है और कुछ स्पाई भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। नहीं, इसराइल इनडायरेक्टली नहीं, इसराइल डायरेक्टली, ओपनली, डिलिबरेटली और एडमिटिंगली ईरान के अंदर इन्वॉल्व है और इस पे कोई दो लेकिन राय वो इस नहीं चीज है को कि उनको मानता इस नहीं पे ना, कोई बरमला वो मानता नहीं है कि हाँ हम नहीं, जो है जी। वो मान रहे हैं ना, वो मान रहे हैं, अपने मीडिया पे मान रहे हैं और जो बंदा वहां उन्होंने इंस्टॉल करना है, शाह ईरान जो है, रजा शाह पहलवी का बेटा, वो इसराइल में मौजूद है, नेतन्याहू के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, इसराइल में बैठकर कहता है कि आयतुल्लाह खamenei जो है उसकी हुकूमत को खत्म करना है। नेतन्याहू आयतुल्लाह खamenei को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान कहते हैं और कहते हैं इसको खत्म करना है जी। तो अगली बारी फिर पाकिस्तान की आनी है, और वो बहुत ओपनली ये कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि ओपनली करने के बाद जो रीजनल मुल्क हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन उस पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ईरान पे जो एक अटैक है वो अब टेबल पे नहीं है, वो बहरहाल मौजूद है, क्योंकि वेस्ट जो जिस चीज के बारे में सोच लेता है फिर उन्होंने वो करना ही होता है, उनके पास कोई प्लान भी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं उन्होंने रखा। तो अब या तो ये हो सकता है कि ईरान एक पॉसिबिलिटीज हैं प्रीएम्प्टिव कि अटैक ईरान इस में जो है तरीके वो कर दे। रिजीम चेंज आ जाए और इसके असरात जो है वो पाकिस्तान पे भी मुरतब हो सकते हैं। ईरान के अंदर रिजीम चेंज जो है, एक तो जबरदस्ती आ सकती है कि आयतुल्लाह खamenei जो है उसकी लोकेशन को ढूंढ लिया जाए और वहां पे जो है वो किसी किस्म के बम्बार्डमेंट की जाए या असैसिनेशन कर दी जाए, और दूसरी सूरत में ईरानियों को सड़कों पे निकाल कर उनसे रिजेंटमेंट से कहा जाए कि जी आप इस्तीफा दें और यहाँ से निकल जाएं। तो इन दो सूरतों में जो भी करवाने में वो कामयाब हो गए तो ऐसा हो जाएगा। वैसे आज की खबर के हिसाब से तो ईरानी सड़कों पे निकले हुए हैं आयतुल्लाह खamenei की सपोर्ट में। अब कल क्या होता है यू नेवर नो, अच्छा। और जियोपॉलिटिक्स जो है वो उसकी आपको ये उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्या हो जाने वाला है, लेकिन अभी तक यही है कि ईरान जो है वो इसराइल पे प्रीएम्प्टिव अटैक करने की बात कर रहा है। अच्छा डॉक्टर शाज़िया, ये बताइएगा जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, सदर को उनके सेफ हाउस से गिरफ्तार किया गया जब वो अपने एहलिया के साथ थे और एहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। वेनेजुएला एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी डेमोक्रेसी की भी, प्रोटोकॉल्स की भी धज्जियां उड़ा दी गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो जो कुछ वेनेजुएला में हुआ वो ईरान में भी हो सकता है, क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा? ये हर जगह का एक स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है। एक तो ये कि वेस्टर्न मीडिया जो कहता है कि मदुरो जो है वो गिरफ्तार हुआ है, तो अमेरिका के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी को गिरफ्तार करने का और उस पर राइट। जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का। वो अगवा हुआ है, और अगवा क्यों हुआ है? पिछले 6 महीने से उसके इर्द गिर्द के बंदे खरीदने की कोशिश हो रही थी। अल्टीमेटली इनफ जो है वो बिक गए, और उनके बिकने के बाद जो है मदुरो को वहां से अगवा कर लिया गया, और वो एक ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। अब वही क्या रेप्लिकेट ईरान में हो सकता है? मेरी गुजारिश वही है कि डिपेंड करता है कि ईरान कितना इंसुलेटेड है, आयतुल्लाह खamenei कितने सेफ हैं, उनके जो नेशनल रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो इसमें जो कितनी तमाम लॉयल है। अरब ममालिक हैं उनकी पॉलिसी भी तो वाज़ेह होने चाहिए ना, कि आया वो ईरान के साथ हैं या फिर अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि इसराइल तो अमेरिका के साथ खड़ा है और अमेरिका भी इसराइल के साथ खड़ा है। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, बाकी गल्फ कंट्री का तो अपना स्टांस है, उनके तो अमेरिकन टाइज बहुत ज्यादा हैं। सऊदी अरेबिया के भी अमेरिकन टाइज बहरहाल मौजूद है, लेकिन जब से हमारा और उनका सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है तो तुर्की जो है वो सिक्योरिटी पैक्ट में शामिल हो रहा है, और साथ में अब खबर ये भी है कि उसमें इंडोनेशिया और फिर बाद में ईरान भी हो जाएगा। तो अब उससे हमें ये देखने में मिल रहा है कि अगर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाकायदा खड़े हुए हैं, और जी। वहां पे जो उन्होंने स्टारलिंक का नेटवर्क पूरा बस्ट किया है वो इसी सपोर्ट से किया है,
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر اس وقت ایران کا گرنا جو ہے وہ کسی کی فیور میں نہیں جاتا. ہمارے لیے تو وہ ایک ایگزسٹانشلی ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اگلی باری پھر ہماری ہوگی، تو ہمیں تو یہ کسی صورت سوٹ نہیں کرتا. یہ چائنا اور رشیا کو بھی سوٹ نہیں کرتا، جی اور خاص طور پہ گلف کی جو منارکیز ہیں ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ اگلی باری پھر ان کی بھی ہو جیسے کہ سکتی ہے. آپ اور نے کہا کہ ترکی کے برملا اسرائیل کہتا ہے کہ میں ایران میں انوالوڈ ہوں، تو اس سے تو پاکستان پہ بھی جو ہے اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تو پاکستان کے لیے بھی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان کو بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح بیان کرنی ہوگی. نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران تو ہم ہینڈل کر ہی لیں گے، وہاں پہ تو ہم کام کر رہے ہیں. مجھے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پاکستان سے ہے، بالکل. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ نیوکلیئر پاور بھی ہے، تو اس کی طاقت کو ختم کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے ایجنڈا پہ شامل ہے خدا نخواستہ. تو یہ اس کے عزائم تو بہرحال موجود ہیں، لیکن جو چیزیں جس طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ولنریبلٹی سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ ویسٹ ابھی بھی طاقتور ہے. اس کی طاقت میں ہم گلوبل ساؤتھ کا یا چائنا اور رشیا کی جو بھی بات کریں، اس کی طاقت میں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی. ان کو تھوڑا سا بکل اپ ہونا اچھا، پڑے گا وینزویلا چائنا میں اور جو رشیا ہوا کو. اس پہ ہم نے دیکھا کہ رشیا اور چائنا نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہوا. سوری، آپ میری بات کٹ گئی تھی، پھر وہ اگلا سوال بالکل ایریلیونٹ شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. پلیز جی دہرائیے گا جی کیا جی کہہ رہی تھے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وینزویلا کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ رشیا نے سٹینڈ لیا اور چائنا کا بھی سٹینڈ سامنے آیا، اور دونوں بڑے ممالک ہیں، دونوں نے اس اقدام کی مخالفت کی اور کہا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وینزویلا میں وہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک ہی دکھائی دیتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. جی، اس کی امپلیمنٹ میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چائنا اور رشیا نے بیک ڈور ڈیل کر لی کہ امریکہ نے کہا ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، تو اسفیئر آف انفلوئنس لیٹر امریکہ ان کا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ لے لیں. تو مڈل ایسٹ اور خاص طور پہ باقی جو آپ ادھر کا جو ہے وہ تائیوان کی طرف نہیں آئے، ایران کی طرف نہیں آئے. تو مجھے یہ پلازیبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی شاید رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے اپنی جنگ میں، اور چائنا جو ہے وہ فی الحال اتنی دور تک جا کر انٹرونشن نہیں کرنا چاہتا، انٹروین نہیں کرنا چاہتا. وہ اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں جب سے ایران پہ یہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس نے اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے ویسٹ کو، اور ٹیرف جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں. تو اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، وہ کائنیٹیکلی انگیج نہیں ہونا چاہتا. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑی سی پاور پروجیکشن کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ لیٹن امریکہ کے اندر اب آج کی خبر کے مطابق ملیشیا جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، امریکن ایمبیسی بند ہو گئی ہے، اور امریکنز کو وینزویلا جو ہے وہ چھوڑنے کا آرڈر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو باتیں جب فوگ چھٹتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے کہ چیزیں اتنی سموتھ نہیں رہتی ہیں. ٹھیک جیسے ہے. ایکسیون جو ہے آئل کمپنی جو ہے ان کے سی ای او نے ٹرمپ کو انکار کر دیا ہے کہ ہم وینزویلا میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو اتنی سموتھ نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایران کے معاملات پہ، اور اب ایرانی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین پر قابو پا لیا گیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ مظاہرین کے مطالبات پر غور کر رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.